हेलो स्टूडेंट, तो इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एक्टिव पावर 200 वोल्ट 1200 watt and reactive power 1600 volt ampere reactive to a load. The RMS current and power factor of the load respectively are। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ से VA निकाले तो VA बराबर हो जाएगा एक्टिव पावर मीन्स 1200 का स्क्वायर प्लस 1600 का स्क्वायर। इन सिंपल ये आपको मिल जाएगा 2000 VA। अब देखिए हमें पता है 2000 VA बराबर वोल्ट इनटू करंट, तो I बराबर हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ से 10 एम्पियर। अगर हम लोग पावर फैक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम पावर फैक्टर की बात करते हैं तो पावर फैक्टर बराबर cos फाई बराबर एक्टिव पावर अपन अपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर कितना मिल रहा है 1200 अपॉन में ये कितना मिल रहा है हमें 2000, ये मिल जाएगा 0.6 स्टूडेंट। तो देखिए आपको आंसर मिल जाएगा ए 10 एम्पियर एंड 0.6। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस एन इम्पीडेंस जेड इज, ये वैल्यू दिया गया है आपको वोल्टेज के लिए, और जो करंट दिया गया है आपको 20 एंगल माइनस के 45। द एक्टिव एंड द रिएक्टिव पावर इन जेड रेस्पेक्टिवली आर। अभी एक्टिव और रिएक्टिव पावर आप लोगों को बताना है। चलिए देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग वोल्टेज और करंट के लिए देखें, ये हमने 0 डिग्री रेफरेंस लिया है। वोल्टेज स्टूडेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कितने एंगल 15 पर, और करंट यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है ये यानी कि 45 पर। तो दोनों के बीच जो एंगल है ये मिल गया हमें कितना 60 डिग्री, ये मिला हमें 60 डिग्री। तो अगर हम एक्टिव पावर के लिए चलेंगे, एक्टिव पावर बराबर वी आई कॉस फाइव मीन्स 100 इंटू 20 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 61/2, तो ये मिल जाएगा आपको 1000 वाट। बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है। फिर स्टूडेंट हम लोग चल रहे हैं, देखिए रिएक्टिव पावर पर हम लोग चल रहे हैं। रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर मीन्स वही आई साइन फाइव 100 इंटू 20 इंटू साइन 60, साइन 60 मीन्स √3/2, तो ये मिल जाएगा आपको 1732 वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव। तो देखिए यहां पर आपका मैच कर रहा है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए 3 मूविंग आयरन वोल्टमीटर आर कनेक्टेड शोन इन फिगर। मूविंग आयरन मीन्स ये भी आपको दिमाग में रखना है, मूविंग आयरन मेजर्ड आरएमएस वैल्यू। वोल्टमीटर रीडिंग आर V1 एंड V2, आपको V1 और V2 पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ अगर हम 0 डिग्री रेफरेंस लेते हैं, सीरीज में हम करंट को रेफरेंस पर लेकर चल रहे हैं, सीरीज में हम करंट को रेफरेंस पर लेकर चल रहे हैं, तो देखिए V1 है कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज। तो कैपेसिटर के क्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। कैपेसिटर के क्रॉस में जो होगा ये डाउनवर्ड यानी कि करंट 90 डिग्री लीड करना चाहिए, और इंडक्टर के क्रॉस में जो बनेगा ये आपका 90 डिग्री आगे। तो V2 आपको ये ध्यान देना है, ये क्या है 2 ओम, तो वोल्टेज V2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो बन रहा है आपका V2 माइनस के V1 डियर स्टूडेंट, V2 माइनस V1। कुछ बच्चे यहाँ पर V1 प्लस V2 लिख देते हैं जो कि गलत है। देखिए जब भी हम AC एनालिसिस की बात करेंगे तो AC एनालिसिस में हमेशा इंपॉर्टेंट होगा कि आप वेक्टर सम करके चले। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट आएंगे। विद द इंक्रीज इन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी द डाइलेक्ट्रिक लॉस इन ए मटेरियल विल। तो जब भी हम लोग बात करेंगे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ ये भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे। कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन सिंगल फेज सर्किट डिक्रीज। अब देखिए कैपेसिटर की बात अगर हम लोग जिक्र कर रहे हैं, एक कैपेसिटर यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन सिंगल फेज सर्किट डिक्रीज।
द पावर फैक्टर, द लाइन करंट, बोथ द लाइन करंट एंड द पावर फैक्टर, द लाइन करंट एंड इंक्रीज पावर फैक्टर। अब देखिए कैपेसिटर क्या कर रहा है, लीडिंग वार्स भेज रहा है, यानी कुल मिलाकर जब पावर फैक्टर बढ़ेगा, आपको ये समझना है, अगर हम बच्चों ये लिखें P बराबर √3 VL IL cos फाई लिखें, तो IL बराबर हम लिखेंगे P अपॉन √3 VL और cos फाई। तो यदि cos फाई बढ़ेगा तभी हम लोग कहेंगे कि लाइन करंट डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज द लाइन करंट एंड इंक्रीज पावर फैक्टर, तो यहां पर हमारा मैच करेगा ऑप्शन डी, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल भी ईएस में आते रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ए 100 वोल्ट बल्ब इज टू सप्लाइड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज प्रेफरेबल, कौन सा अरेंजमेंट प्रेफरेबल रहेगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये स्टूडेंट यहाँ पर है 100 वोल्ट, तो अगर हम लोग ये 100 वोल्ट, ये ध्यान दें, अगर ये 100 वोल्ट और एक और ये 100 वोल्ट के बल्ब को हम सीरीज में ऐड करते हैं, तब हम लोग को यहाँ सप्लाई कितना देना पड़ेगा, 220। तो हम क्या प्रीफर करेंगे, हम ऑलवेज प्रीफर है एडिशनल प्योर इंडक्टेंस इन सीरीज विद द लैंप। अब आपको इसलिए ये ऑप्शन इसलिए मैंने बताया, देखिए आप समझ के चलिएगा, जरा दिमाग में रखिए चीज़ों को। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एडिशनल प्योर इंडक्टेंस इन सीरीज विद लैंप, अगर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, अगर हम एडिशनल, क्योंकि ये 100 है, ये 100 है, और यहाँ 100 का हमें चलाना कितने पर है, ये 220 वोल्ट पर चलाना है। अगर हम बच्चों यहाँ रेजिस्टेंस लगा दे, तो रेजिस्टेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी पावर लॉस, कंटिन्यूअस पावर लॉस होगा, तो हम इसको प्रीफर नहीं करने वाले हैं, हम इसको नहीं करने वाले हैं। अगर हम लोग देखिए इंडक्टर लगाते हैं, अगर हम लोग यहाँ रजिस्टर के बजाय हम इंडक्टर कनेक्ट करते हैं, अगर हम लोग इंडक्टर लगा रहे हैं, तो V बराबर हमें पता है LdI/dt। तो जैसे जैसे करंट का रेट बदलता हुआ चलेगा, एक वोल्टेज है इसके हिसाब से यहाँ एग्जिस्ट करती हुई चलेगी, किसमें, इंडक्टर में। तो हम लोग इंडक्टर को हमेशा प्रीफर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एडिशनल प्योर इंडक्टेंस इन सीरीज विद लैंप। क्वेश्चन नंबर 68 पर आएंगे, वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी स्टडी स्टेट साइनसोइडल रेस्पॉन्स ऑफ RLC सर्किट विद कांस्टेंट RL एंड C वैल्यूज इज। अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। द आउटपुट रिमेन साइनसोइडल विद इट्स फ्रीक्वेंसी बीइंग द सेम एज दैट ऑफ द सोर्स। यदि हम लोग R, L और C की जो वैल्यू है वो हम कांस्टेंट कर दे, तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कहीं पर भी एनी स्टडी स्टेट साइनसोइडल रेस्पॉन्स, और हम लोग इनपुट से, अगर हम लोग इनपुट पर एक साइनसोइडल वेवफॉर्म अप्लाई करें, तो यहां पर ध्यान देना है, द आउटपुट रिमेन साइनसोइडल विद इट फ्रीक्वेंसी बीइंग द सेम एज दैट ऑफ द सोर्स। जैसे जैसे सोर्स की जैसे जैसे इनपुट पर हम लोग साइनसोइडल अप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही हमें आउटपुट पर भी साइनसोइडल मिल रहा है, क्योंकि आपने RLC को कांस्टेंट कर दिया है, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमारा क्या है, ऑप्शन इज बेस्ट वन। नेक्स्ट आएंगे, देखिए यहाँ ये काफ़ी अच्छे सवाल है। तो आपको ये है कि थ्योरी के जो सवाल है, थ्योरेटिकली एनालिसिस तो आप खुद अपने आप से भी कर सकते थे। जो हमारे लिए चैलेंज है वो ये है कि हर एक न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करके चले। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट पेपर में भी कई बार इंक्लूड किया। 10 इनवर्स 2 अप्लाइड वोल्टेज इफ करंट लीड द अप्लाइड वोल्टेज बाई 10 इनवर्स 2। गुड, यानी कि हमें फाई बराबर दिया है 10 इनवर्स 2। क्लियर वे ये है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू इन ओम। आप एक बात बताइए, ओमेगा एल ये कितना, ओमेगा 4 कितना हुआ, 4 ओम। एक्सएल बराबर ओमेगा एल मीन्स 4 ओम। इसमें एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा मीन्स 4 इंटू 0.05। ठीक है जी, यहाँ कैंसिल तो कितना हो गया, देखिए 100, ये कितना हो गया 20, यानी कि 5 ओम। क्लियर।
अगर हम लोग यहां से चले कि फाई बराबर टेन इनवर्स एक्सएल माइनस या एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ फाई का वैल्यू कितना है? टेन इनवर्स टू बराबर टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। स्टूडेंट यहाँ टू बराबर हमें मिला एक्स सी माइनस एक्स कितना है? वन अपॉन आर, तो आर बराबर वन अपॉन टू, 0.5 ओम आपको आंसर मिलेगा। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। For a series RL circuit energized with a sinusoidal voltage source of frequency 4 radian per second, the applied voltage lag the current by an angle of tan inverse 2 degree, then the value of R। ये सेम पुराने वाला प्रॉब्लम है, पुराने वाले प्रॉब्लम फिर सेम। तो एक्सएल बराबर डायरेक्टली देखे भाई, एक्सएल बराबर क्या? ओमेगा एल तो कितना मिला? 4। एक्स सी बराबर क्या? 1 अपॉन ओमेगा सी, कितना मिलेगा आपको? 5। सेम वही पुराने वाला प्रॉब्लम है। तो फाई बराबर क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो आर का वैल्यू जैसे पुराना था यही यहाँ पर ये है। तो ये दोनों सवाल में ये देखना है, ये सवाल आपका 2009 में सर्किट बना के पूछा गया, और ये सवाल, ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा 2010 में सिर्फ वैल्यूज देकर पूछा गया है। नेक्स्ट आएंगे, इन एसी सीरीज RL circuit the voltage across R and L is 20 volt, voltage across L and C 9 volt and voltage across RLC 15 volt। what is the voltage across C? आपको across पूछा है C के। कुल मिलाकर आपको ये समझना है स्टूडेंट, R, L और C में आपको ये दिया है, R और L के क्रॉस में 20 वोल्ट दिया गया है। फिर देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस L एंड C, L और C के क्रॉस में आपको 9 वोल्ट दिया गया है, और RLC के क्रॉस में आपको 15 वोल्ट दिया गया है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम फेजर डायग्राम से चले, ये हमने कहा है VR, यहाँ पर ये करंट, तो VL यहाँ से लीड करता है ये, और VC यहाँ से देखिए पीछे आता है ये, क्योंकि VC यानी कैपेसिटर के केस में पावर फैक्टर लीडिंग और इंडक्टर के केस में बच्चों लैगिंग होता है। गुड, चलिए आपको दिया है, ध्यान से देखना है, VR और VL। ये क्या है? VR और VL। VR और VL का रिजल्टेंट कितना है? 20। VR और VL का रिजल्टेंट कितना दे दिया आपको? रिजल्टेंट बनेगा आपका ये, VR और VL का रिजल्टेंट बना ये कितना है? 20 वोल्ट है। चलिए फिर आपको दे रहा है, ध्यान से देखना है, अगर स्टूडेंट हम ये कहें कि VL और VC के लिए, VL और VC के लिए रिजल्टेंट कितना है, आप कहेंगे कितना? 9 है। VL ऊपर है, VC नीचे है, तो भाई हम रिजल्टेंट दोनों में क्या लिखेंगे? VL माइनस के VC। स्टूडेंट VL माइनस VC लिखा। अब देखिए तीन चीजें हैं, दो का रिजल्टेंट ये VL माइनस VC, थर्ड है VR, तो VR इन तीनों का जो रिजल्टेंट है बच्चों, ये तो था 9 और ये कितना मिल रहा है? 15 वोल्ट। तो यहाँ इस ट्रायंगल से हम लोग VR का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में 225 माइनस 15 का स्क्वायर कितना? 225 माइनस 81, यानी कि अंडर रूट में 144। स्टूडेंट इसका वैल्यू मिला आपको 12 वोल्ट। तो VR का वैल्यू आपको मिल गया है इन ए सिंपल वे 12 वोल्ट। क्लियर हुआ? ये मिला है आपको 12 वोल्ट। अब ध्यान ये देना है, यदि ये 12 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक हो जाए और ये यहाँ से यहाँ 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? आप कहेंगे कि VL बराबर अंडर रूट में 20 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 400 माइनस के 144 यानी कि 256 यानी कि 16 वोल्ट। क्लियर हुआ? तो VL का वैल्यू कितना है? 16 वोल्ट। अब देखिए हमें ये पता है कि VL माइनस VC बराबर कितना है? 9 है। तो VC बराबर VL माइनस के 9 यानी कि 16 माइनस 9 कितना है? 7 है।
तो 7 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा ये। लेकिन स्टूडेंट ये भी ध्यान देना है, ये आपको एक जगह सर्किट बनाकर भी दिया जाता है, तो ये आपको बड़ा ही क्लियर देखना है कि जैसे हम लोग इसको VC माइनस VL बराबर 9 से भी कर सकते थे, क्योंकि ये जो सेक्शन हमने ऊपर निकाला हम VC को भी बढ़ा ले सकते थे, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया कौन सा बड़ा है। तो यहां पर VC बराबर आ जाता 9 प्लस के VL, यहां आपको वैल्यू मिल जाता है इसका 25। यहाँ आंसर मिलता है आपको इसका 25। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 75 का आपको आंसर, 71 का आपको आंसर मिलेगा ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 72 पर। नेक्स्ट चलते हैं 72 पर। तो जो अभी प्रॉब्लम हम लोगों ने किया, देखिए ये एक प्रॉब्लम हमारा पूछा गया था 2004 में, 2004 में, और ये सेम प्रॉब्लम हमारा आया है देखिए 2000 में। तो स्टूडेंट सेम प्रॉब्लम जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, जिसमें वैल्यूज हम लोगों को मिला था 12, 16, 7 और 25, यानी कि ये, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहा। पूरा 71 में जो सॉल्यूशन है ये आपका 72 में भी काम आएगा। नेक्स्ट आते हैं, इन एन RLC सर्किट सप्लाइड फ्रॉम एन AC सोर्स द रिएक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू द, रिएक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू द, कि रिएक्टिव पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टिव पावर किसके प्रोपोर्शनल में आती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि एवरेज एनर्जी मींस डिफरेंस बिटवीन द, यहां पर आपका ऑप्शन ए देखते हैं, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो रिएक्टिव पावर का मींस इलेक्ट्रिकल, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिल्कुल नहीं है भाई। रिएक्टिव पावर का मीनिंग आप इससे समझ सकते हैं कि ये आपका मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकल दोनों से कहीं ना कहीं रिलेट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा बी नहीं है, सी है, सम ऑफ एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए नेक्स्ट डी पर देखते हैं। क्यों हम RLC की बात कर रहे हैं, तो R का मतलब तो एक तरह से हो गया हमारा बड़े ही सिंपल वे, भाई ये तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। L का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, और C का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब रिएक्टिव पावर की अगर बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड दैट स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपको रिएक्टिव पावर के लिए ये देखना है भैया, हमें अगर हम देख ले किसके प्रोपोर्शनल में है, तो रिएक्टिव पावर का देखिए फॉर्मूला देखो, हम क्या कहेंगे, VI साइन फाई। तो रिएक्टिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिमाग में रखे किसके, साइन फाई। साइन फाई का मतलब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई भी लिख सकते हैं, और फाई बराबर होता है tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल में दिखेगा आपको, XC माइनस XL। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो तब जाके रिएक्टिव पावर का ये कॉन्सेप्ट ये था। तो देखो सवाल कहां से था, रिलेट कहां से कर रहा है और निकाला क्या है सवाल, तो यही आपको सोचने की जरूरत होगी। भाई फाई है, तो फाई हम लोग क्या लिख रहे हैं, डायरेक्टली tan इनवर्स XC माइनस XL। XC का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, भाई कैपेसिटर है, तो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस के, इसका मतलब किससे आता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड से आता है। तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड को और एक रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड और इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन रिलेट जो रिएक्टिव पावर का था वो कहां से आएगा आपका, यहां से। चलिए तो यहां हमारा इन सिंपल वे हो जाएगा ऑप्शन डी। काफी अच्छा सवाल है, लॉजिकली सवाल है, थोड़ा सा सोचना होगा आपको तब आंसर करें। 74 पर चलते हैं। ए सिंगल फेज लोड is supplied by a single phase voltage source if the current flow from the load to source लोड से सोर्स की तरफ गया है 10 एंगल माइनस 50 एंड इफ द वोल्टेज एट द लोड टर्मिनल इज 10 और 60 वोल्ट देन द, चलिए देखते हैं जी।
अगर हम आई वी इस हिसाब से चले, एक्चुअली पी बराबर जो होता है ये होता है वी आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्योंकि इसमें इसलिए हम लोग करें क्योंकि इसमें रियल पावर और रिएक्टिव दोनों की चर्चा की गई है, तो इसका मतलब हम कॉम्प्लेक्स पावर लिख के देख लेते हैं क्या 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 है कि नहीं है। तो वोल्टेज V हमारा है 10 एंगल 60 और I हो गया हमारा 10 एंगल 150। तो ये हो गया देखिए 100, एंगल हो गया यहां पर 210, एंगल हो गया यहां पर 210। तो हमें ये पता है कि 100 cos 210 प्लस जे साइन 210। तो देखिए हमें इतना पता है, हमें इन वैल्यू से मतलब नहीं है। क्वेश्चन में ये देखिए टाइम कैसे बच सकता है। हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि ये रियल पावर को दर्शाता है और ये इमेजिनरी यानी कि रिएक्टिव पावर को दर्शाता है, ये भी नेगेटिव मिलेगा, ये भी नेगेटिव आपको मिलेगा और यहां पर ये भी आपको नेगेटिव ही मिल रहा है, ये भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। अब जरा आप सोच के देखिए, अगर ये हम लोगों को यहां नेगेटिव मिल रहा है, लोड पर वैल्यू हमें ये नेगेटिव मिला, तो इसका मतलब हुआ कि लोड ने पावर को कंज्यूम करने के बजाय डिलीवर किया। लोड पर पावर पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव का मतलब होता कि ये पावर को कंज्यूम करता, लेकिन इसने नेगेटिव में आया, इसका मतलब इसने पावर को कंज्यूम नहीं किया है, इसने पावर को भैया डिलीवर किया है। और ये कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि लोड से सोर्स की तरफ गया है करंट, तो यहां आ गया, ये तो आ गया देखिए यहां डिलीवर रियल पावर, इसने डिलीवर किया है। अब देखिए यहां पर अगर हमें पॉजिटिव मिलता, अगर यहां पर हमें पॉजिटिव मिलता तो हम लोग कहते कि ये डिलीवर किया है, लेकिन यहां पर निगेटिव साइन आना रिएक्टिव पावर में ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसने एब्जॉर्ब किया है रिएक्टिव पावर को। तो इसीलिए दोनों में नेगेटिव का मतलब है कि डिलीवर रियल पावर एंड एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। तो यहां हमारा जो बेस्ट ऑप्शन आएगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आएंगे 75 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ पावर इज नॉट करेक्ट। तो देखिए वी आई कॉस फाइव रियल पार्ट ऑफ वी, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स पावर सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। वी आई साइन फाइव ये हमारा यहां करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आएंगे वी एस बराबर 5 कोस टी, यहां पर ये दे दिया है 5 कॉस टी एंड द कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉ इन पी कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया 3/2 प्लस 2j, द वैल्यू ऑफ आर एंड एल रेस्पेक्टिवली विल बी। आपको आर और एल का वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट पहले तो यहां से देखो, आप ओमेगा बराबर 1 कह रहे हैं, ओमेगा बराबर कितना मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स पावर है तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा एक्टिव पावर और ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, रिएक्टिव पावर। ठीक है जी। अब जरा सोच के देखो, अगर हम अप्रेंट पावर निकालने लगे, अप्रेंट पावर, तो अप्रेंट पावर होता है एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये मिल जाएगा आपको 9/4 प्लस 4 4 चौक 16, यानी कि √25/4, √25/4 का मतलब है 5/2 से। तो ये हमें अप्रेंट पावर मिला। यहां से ये देखो वी आर एम एस कितना मिलता है, आप कहेंगे 5/√2। वी आर एम एस कितना मिल रहा है आपको 5/√2। ठीक है जी, 5/√2। अगर हम ये अप्रेंट पावर, अगर हम यहां से चले कि अप्रेंट पावर 5/2 बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो क्या प्रॉब्लम है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो 5/2 बराबर 5/√2 इंटू आई आर एम एस, तो ये कैंसिल हुआ। तो स्टूडेंट आई आर एम एस मीन्स √2/2, √2/2, ये हमें मिला यहां से आई आर एम एस।
ठीक है। अगर हम cos फाई बराबर भी देखें, यहाँ चले, अगर हम cos फाई बराबर देखें एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, तो 3/2, ये कितना हो गया 3/2, और अपॉन में कितना आएगा अपरेंट पावर 5/2, तो यहाँ 5 यहाँ 2 ये कैंसिल, ये कितना मिला 0.6 मिला, ये कितना मिल रहा है हमें 0.6। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जी, अगर हम लोग ये चलें कि भाई एक्टिव पावर बराबर I²R होता है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया 3/2 बराबर I²। I² का मतलब हो गया 2/4, इसका वैल्यू कितना 2/4 इंटू R। ठीक है जी। तो ये हो गया यहाँ से 2 से 2, R बराबर मिला हमें 3 ओम। R बराबर कितना मिल रहा है हमें 3 ओम। क्लियर। अगर हम ये देखें कि 0.6 बराबर होता है R/Z, तो ये हो गया Z, तो Z बराबर मिला 3/0.6 यानी 30 यानी कि 5 ओम। इससे भी काम चला, ये आंसर हो गया। Z का वैल्यू चले आंसर नहीं है लेकिन 5 ओम है। अब हमें पता चल जाएगा XL बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 है ये 3 है, तो भैया ये कितना मिलने वाला है आपको 4, ये कितना मिला 4। और XL बच्चों ओमेगा L बराबर कितना है 4, ओमेगा का वैल्यू कितना है 1, तो L बराबर कितना मिल रहा है आपको 4 ओम, 4 हेनरी। तो यहाँ आपको देखेंगे आपका आंसर जो मिल रहा है आपको, एक तो 3 ओम है और L का वैल्यू कितना है आपका 4 हेनरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है डी। तो देखने में बड़ा सिंपल सवाल लगा है, लेकिन आपको मतलब सिंपल है आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलने से आंसर मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सबसे पहले आपने Vrms का वैल्यू निकाला, भाई ये एक्टिव पावर है ये रिएक्टिव पावर है, तो यहाँ से अपरेंट पावर मिल गया हमें। अपरेंट पावर मिलने से ये फायदा हो जाता है हमें, अपरेंट पावर मिलने से ये फायदा है कि हमें एक तो पावर फैक्टर डायरेक्टली मिल जाएगा, दूसरी चीज़ है हमें करंट का वैल्यू मिल जाएगा। करंट का वैल्यू मिला तो ये मिला हमें, और जेड का वैल्यू मिला तो बस हमें एक्सेल मिल जाएगा। तो सवाल आसान है लेकिन इसमें स्टेप थोड़ा ज़्यादा थे। नेक्स्ट आते हैं 77 पर। तो देखेंगे 77 में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब था। अब हमको ये क्या दे रखा है, ये होती है रेक्टेंगल फॉर्म। अब रेक्टेंगल फॉर्म में दिया गया है, हमें मतलब है मैग्नीट्यूड से। ठीक है जी, हमें मतलब है अभी मैग्नीट्यूड से। तो देखते हैं इसमें मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम P1 माइनस के P2 की बात करें तो 3 + J4 माइनस 6 + J8 हमें मिल जाएगा ये। तो ये वैल्यू मिला हमें कितना -3 + J12। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें P1 माइनस P2 बराबर, तो √9 + 144 बराबर में √ में 153। ये आपको यहां से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यानी कि हमें मतलब था ऑप्शन डी से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 78 पर। देखें क्या है, फॉर द नेटवर्क शॉन इफ द करंट IT बराबर √2 sin ω-t - 30 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। आपको पूछा है यहाँ R का वैल्यू क्या है। आप जरा ये ध्यान देंगे कि सॉरी, आप यहां से बड़ी क्लियर वे में ये ध्यान दें कि यहाँ जो एंगल है, हमें ये पता है कि ये एंगल कितना मिला, फाई बराबर 30, ये 0 है, ये कितना है 30। तो देखिए यहाँ हमें ये 0 है, ये कितना 30, तो फाई बराबर कितना मिला हमें 30 डिग्री। तो देखिए अगर हम लोग लिखें tan 30 बराबर XL अपॉन में R, यानी कि अपॉन में R, तो R बराबर हमें मिल जाएगा 1/√3। tan 30 मीन 1/√3, तो ये आ गया √3। तो यहाँ पर मैच करेगा हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन सी। चले तो नेक्स्ट आते हैं। ये दिया गया है वोल्टेज ऑफ V बराबर 100 एंगल 30 इज अप्लाई टू एन इम्पिडेंस Z बराबर 3 + J4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ट्राइंगुलर। आपको बताना है कि कौन सा पावर ट्राइंगुलर है।
देखिए अगर ये जेड आपको दिया गया है, ये आपको दे दिया है वोल्टेज का वैल्यू, तो आपको ये ध्यान देना है कि जेड का यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25, यानी कि ये मिलेगा 5। और अगर हम 5 बराबर निकालें तो 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स 4/3 का मतलब होता है, देखिए आपको याद रहेगा 53.53 या 13 भी लिख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो जब हम लोग I बराबर लिखेंगे, I बराबर होगा V/Z। तो V/Z जब हम लोग करेंगे यानी कि 100/Z का मतलब कितना 5, ये एंगल नीचे कितना आएगा, ऊपर एंगल कितना है ये 30 और नीचे एंगल कितना है 53.13 या 17। इस पॉइंट में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I बराबर आपको मिल जाएगा, देखिए 20, ये ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा 23.13 डिग्री एम्पियर। ये हमें करंट का वैल्यू मिला। अगर हम कॉम्प्लेक्स पावर लिखें तो देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स पावर का मीनिंग है VI कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी वोल्टेज क्या है 100 एंगल 30 और करंट कितना है 20 एंगल ये 30 माइनस के 23, तो ये कितना हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें करना होता है 23.13। तो ये हो गया हमारा 2000 एंगल में 53.13। ठीक है, तो 2000 लिखिए आप, cos 53 का वैल्यू होता है 0.3 प्लस जे साइन 53 का वैल्यू आता है 0.8, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस जे 1600। तो यहाँ एक्टिव पावर जो देखने को मिलेगा, एक्टिव पावर मिलेगा आपको 1200 और रिएक्टिव पावर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 1600। तो 1200 ये हो गया, 1600 ये हो गया हमारा, तो यहाँ अपरेंट पावर हमारा हो जाएगा 2000 VA, 2000 VA। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 79 तक। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।